हॉट सीट में आज हम बात हिसार की करेंगे। हॉट सीट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनावी हलचल तेज है। जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों का चयन पार्टियों की तरफ से लगातार किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जनता के बीच में पार्टियां पहुंच रही हैं, राजनेता पहुंच रहे हैं, तमाम दावे और वादे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, पुरानी योजनाओं को रखा जा रहा है। और इसीलिए MH1 न्यूज की टीम भी हरियाणा में लगातार इसी लोकसभा चुनाव को लेकर के उतरी हुई है, जहां हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं और हॉट सीट में हम लगातार जनता से बातचीत कर ये समझने और समझाने की कोशिश कि आने वाले दिनों में उन्हें किस तरह का उम्मीदवार चाहिए और उस उम्मीदवार को वो किस बेस पर जो है वोट देंगे। तो चलिए बात हम हिसार की करेंगे। और चलिए सबसे पहले हम बात यहाँ पर कुल मतदाताओं की कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी भी शहर में आपको जाना है, वहां की जनता से बात करनी है या राजनेताओं को वहां की जनता को समझना है, तो ये जरूर समझना होगा कि कुल मतदाता कितने हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितनी है। तो आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो दिखाते हैं कि कुल कितने मतदाता हैं। तो हिसार लोकसभा सीट से आपको बता दें कि कुल वोटर जो है वो 16,31,817 के करीब है। पुरुष मतदाता जो है वो 7 लाख तो आपको बता दें कि पुरुष मतदाता 8,82,000 के करीब है। तो वही महिला मतदाता जो है वो 7,49,388 के करीब है। अन्य की अगर हम बात कर ले तो 7 है यहाँ पर। और चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ये जो कुल मतदाता है, इनमें से कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, यानी कि अपने वोट्स का इस्तेमाल करते हुए किस राजनेता को गद्दी पर बिठाया था। तो हिसार लोकसभा सीट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर तकरीबन जो है कुल 11,79,869 मतदाताओं ने मतदान किया। 6,38,000 के करीब जो पुरुष मतदाता हैं उन्होंने मतदान किया। तो वहीं 5,36,805 के करीब जो है महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। ये हम आपको बता रहे हैं 2019 का आंकड़ा, जिसमें 72.30% जो है वोटिंग हुई थी। यानी कि ये कह सकते हैं कि हिसार की जनता जागरूक है, क्योंकि 72% बहुत अच्छी वोटिंग मानी जाती है। और जब आप वोटिंग कर लेते हैं तो वोटिंग के बाद नतीजों का वक्त आता है और आपको बता दें कि अब हम आपको नतीजे बताने जा रहे हैं कि नतीजे हिसार की लोकसभा सीट पर क्या कुछ रहे थे। तो आपको बता दें कि अगर हम पिछले बार की चुनाव की बात करें 2019 की, जिसमें विजेंद्र सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। कांग्रेस में फिलहाल वो शामिल हो चुके हैं और ये हरियाणा में जो सियासी उठापटक देखने को मिली है, उस वक्त में विजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी के विजेंद्र सिंह जो है उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे। 6 लाख वोट से जो है वो उन्होंने जीत हासिल की थी। और इसी के साथ जेजेपी के दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में थे, उनको 2,89,000 के करीब जो है वो उनको वोट प्राप्त हुआ था, यानी कि 24% के करीब। वहीं कांग्रेस के भव्य बिश्नोई जो है वो 1,84,000 के करीब जो है उनको वोट प्राप्त हुआ था, 15.63 के करीब। तो ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए जो है हिसार की लोकसभा सीट, जो कि बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, जहां से राजनीति का परिवर्तन हो जाना बेहद अहम हो जाता है, और वैसे ही तस्वीरें हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं।
और चलिए, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि 10 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन 10 लोकसभा सीटों के अंदर में विधानसभा सीटें भी आती हैं। तो हिसार में कितनी विधानसभा सीटें हैं, अब हम आपको वो ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और वहां से कौन कौन चुनावी मैदान में उतरा, किसे जनता ने अपना भरपूर प्यार दिया, वो हम आपको दिखाते हैं। और आपको बता दें कि 9 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटों में उचाना कला की अगर हम बात कर ले, दुष्यंत चौटाला यहां से उतरे, जेजेपी पार्टी से हैं। वहीं आदमपुर में भव्य बिश्नोई जो है वो बीजेपी की तरफ से उतरे थे। तो इसी के तरफ से उकलाना की अगर हम बात कर ले, आपको बता दें कि ये एससी के लिए रिजर्व है ये सीट। अनूप धाना जेजेपी की तरफ से यहां उतरे थे और हांसी विनोद भयाना जो है बीजेपी की तरफ से थे और इन्होंने जीत हासिल की। बरवाला की बात करें, ये हम आपको लगातार लोकसभा सीटों में आने वाले विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं। तो बरवाला, जोगीराम सिहाग, हिसार कमल गुप्ता बीजेपी की तरफ से, नलवा रणवीर सिंह गंगवा जो कि आपको बता दें कि ये भी बीजेपी के तरफ से थे। तो ये तमाम ऐसी सीटें हैं। भवानी खेड़ा की बात करें तो विशंबर सिंह है बीजेपी की तरफ से। नारनौल से राम कुमार गौतम जेजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। और चलिए, अब हम चुनावी इतिहास पे चलते हैं, क्योंकि 1952 से लेकर के 2019 तक क्या कुछ चुनावी इतिहास हिसार में रहा है, वो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो हिसार लोकसभा सीट का जो चुनावी इतिहास है वो देखिए। 1952 की अगर हम बात करें तो लाला अंचित राम कांग्रेस की तरफ से उतरे हुए थे। वहीं पर 1957 में ठाकुर दास भार्गव जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से उतरे। 1962 की बात करें तो मणिराम बागरी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से उतरे हुए थे और 1967 में राम कृष्ण गुप्ता कांग्रेस की तरफ से, यानी कांग्रेस का काफी दबदबा रहा था उस वक्त में। 1971 में मणिराम गोदारा कांग्रेस की तरफ से। 1977 में इंद्र सिंह श्योकंद है वो उतरे थे जनता पार्टी की तरफ से। 1980 की अगर हम बात करें तो मणिराम बागरी जो है वो जनता पार्टी की तरफ से थे, सेक्युलर। 1984 की बात करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जो आपको बता दें फिर कांग्रेस में चले गए हैं और उस वक्त में ये कांग्रेस पार्टी में थे। 1984 की बात है, कांग्रेस छोड़ फिर बीजेपी में शामिल हुए थे। 1900 फिर उसके बाद हम 89 की बात करें तो जयप्रकाश जनता दल की तरफ से। 1991 में नारायण सिंह कांग्रेस की तरफ से। 1996 की बात करें तो जयप्रकाश, यानी काफी लंबा इतिहास जो है वो हिसार का रहा है। हरियाणा विकास पार्टी की तरफ से जयप्रकाश थे। 1998 में सुरेंद्र सिंह बरवाला जो है आईएनएलडी की तरफ से थे। 1999 में दोबारा से उन्होंने जीत हासिल की थी सुरेंद्र सिंह बरवाला, वो भी आईएनएलडी की तरफ से थे, यानी कि अच्छी एक पकड़ आईएनएलडी की भी रही है लेकिन कांग्रेस से थोड़ी सी कम। 2004 में जयप्रकाश कांग्रेस की तरफ से थे। 2009 में भजन लाल हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से थे और 2011 की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से थे। 2014 और 2019 यानी 2014 में दुष्यंत सिंह चौटाला आईएनएलडी की तरफ से। उस वक्त में पार्टी जो है आईएनएलडी थी, एक साथ थे, जेजेपी उसके बाद बनी। 2019 में विजेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। तो ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए हिसार की जो चुनावी उसका इतिहास रहा है वो हमने आपको दिखाया। और अब चलिए हम आपको जातीय समीकरण दिखाते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने इससे पहले भी हॉट सीट को दिखाया, वहां की तस्वीरें दिखाई, ग्राफिक्स के जरिए समझाया, वैसे ही हिसार का क्या कुछ जातीय समीकरण है वो अब हम आपको दिखाते हैं। तो जातीय समीकरण हिसार का जो है वो है जाट वोट यहाँ पर सबसे ज्यादा है 33% के करीब। अगर हम एससी और बीसी की बात कर ले तो ये 23% के करीब है, यानी कि बैकवर्ड कास्ट। और ब्राह्मण वोट की अगर हम बात कर ले तो 15% के करीब है और पंजाबी वोट की बात करें तो 4% के करीब है। और ये पंजाबी वोट पर कहीं ना कहीं पैनी नजर जो है वो बीजेपी की खास तौर से रहती है, जबकि बिश्नोई वोट की बात करें तो 2.2% के करीब है। तो हिसार की लोकसभा सीट के जातीय आंकड़े को, यानी कि जातीय समीकरण क्या कुछ है वो हमने आपको बताया है, वो हमने आपको दिखाया है।
और चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। समीकरण क्या कुछ कहता है हिसार के बारे में। और चलिए ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है कमल मिड्ढा जी, वो हमसे जुड़ चुके हैं। कमल जी, MH1 न्यूज पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया जी। जी कमल जी, जिस तरह से हम आंकड़ों के जरिए बता रहे थे, हिसार के चुनावी इतिहास को दिखा रहे थे यहाँ पर, इससे ये साफ जाहिर है कि कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी है। लेकिन दुष्यंत चौटाला, जब अब पार्टी बदल चुकी है, यानी कि वो गठबंधन टूट गया है, तो वो दोबारा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए अब चुनौती यहाँ पर खासतौर से जेजेपी बनी हुई है, क्योंकि जेजेपी की अच्छी पकड़ है हिसार में? इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हिसार सीट की बात की जाए तो हिसार सीट पर जो पकड़ रही है वो चौटाला परिवार की काफी अच्छी रही है, लेकिन जब तक क्लियर नहीं करती है जननायक जनता पार्टी या दुष्यंत चौटाला की हिसार से वे चुनाव लड़ेंगे, कहां से वे चुनाव लड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो पिछले दिनों उन्होंने हिसार में गठबंधन टूटने के अगले ही दिन जब हिसार में उन्होंने रैली रखी थी, हालांकि उसमें उन्होंने लोगों से कहा था कि लोग जो है बताएं कि क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए, जैसा लोग कहेंगे वैसा वो करेंगे। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से उसके बाद कोई इस तरह का ऐलान नहीं आया है, कोई इस तरह का कोई भी जानकारी नहीं आई है कि क्या वह चुनाव 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी तरफ से कोई ऐलान आता है कि निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम रहते हुए दुष्यंत चौटाला का जो सबसे ज्यादा नजर थी वो हिसार सीट पर जरूर रही। अगर आप आंकड़े उठा लेंगे तो हिसार में सबसे ज्यादा दौरे उन्होंने करे, एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने काफी मेहनत करी वहां पर, और भी बहुत से काम जो है उन्होंने हिसार में ज्यादा करने की कोशिश की। और हो सकता है जिस तरह से चर्चाएं यही है कि दुष्यंत चौटाला बिल्कुल निश्चित तौर पर हिसार से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो सभी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ 1 या 2 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी लेकिन कमल जी, ये भी एक समझना होगा कि मुद्दे क्या खास रहेंगे हिसार के अंदर में, क्योंकि अब तक तो हमने जातीय समीकरण को देखा या फिर चाहे हम तमाम बयानबाजी का दौर रहा है, लेकिन जनता तो मुद्दों पर जाती है। लोकसभा के और विधानसभा के मुद्दे बहुत अलग होते हैं, लेकिन जब बीजेपी इस तरह से तमाम कामों को यहाँ पर लेकर के आती है, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हाँ, हम 10 सीटों पर लड़ रहे हैं और हमें पता है कि जनता यहाँ जिताएगी हमें। क्या मुद्दे खास तौर से रहेंगे तमाम पार्टियों के लिए? बात करें तो जिस तरह से हिसार का जो मुद्दा रहा, सबसे बड़ी बात एयरपोर्ट का मुद्दा जरूर रहा, लेकिन उस पर काफी तेजी से बीजेपी जेजेपी गठबंधन में रहते हुए दुष्यंत चौटाला ने आगे बढ़कर उस मामले को काफी जल्दी जो है अमलीजामा पहनाया और काफी जल्दी उसका रिजल्ट ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो एक अच्छा रिस्पॉन्स आने वाले समय में जेजेपी पार्टी को उससे मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें दूसरे मुद्दों की तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है हिसार में रह सकता है। अगर 9 की 9 विधानसभा की बात करें तो युवा बहुत है लेकिन काम नहीं मिल पाता है, जिसके चलते हिसार साइड की बात करें तो क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। पिछले 5 साल के अगर आंकड़े जुटाए जाए तो बहुत से ऐसे बड़े बड़े मामले निकलकर सामने आए, चाहे वो आपसी गैंगवार से जुड़ा हुआ मामला रहा हो या फिरौती से जुड़ा मामला रहा हो। कई बार फिरौतियों के जो मामले हैं वो भी कहीं ना कहीं हिसार में देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल्स हैं वो युवा पीढ़ी के निकलकर काफी बहुत ज्यादा देखने को मिले। और सबसे उसका जो मेन कारण रहा वो यही रहा कि कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो नहीं हो पा रहा है और युवा पीढ़ी ज्यादा क्राइम की तरफ बढ़ रही है। और हिसार में जब भी हम लोगों से बातचीत करते हैं तो सबसे ज्यादा जो लोगों में दर्द है वो यही है कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए, कोई उद्योग स्थापित होना चाहिए। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो वायदा हर पार्टी करती है कि हम जब भी आएंगे सत्ता में हम वहां पर कोई बड़ा उद्योग लेकर आएंगे, हम बड़ा कोई इंडस्ट्री लेकर आएंगे, लेकिन सिर्फ आपसी खींचातानी में 5 साल निकल जाते हैं और वो वादा बिल्कुल वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाता है। लेकिन इस बार उम्मीद है हिसार की जनता को जो भी सांसद उनके बीच में से चुनकर इस बार आए वो कम से कम युवाओं की तरफ जरूर ध्यान रखें। और खास तौर पर जो रोजगार है, युवाओं को रोजगार देने की बात है, जो हर बारी हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में भी जो है बात रखती है और हर सांसद या विधायक हर सबसे पहले यही बात रखता है, लेकिन उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो भी सांसद चुनकर आए वो मेहनत इसी चीज पर करे कि वहां के युवाओं को रोजगार जरूर मिलना चाहिए। जी
ठीक है कमल जी, जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर जेजेपी और बाकी पार्टियों की कर रहे हैं, जेजेपी की इसलिए क्योंकि 2014 में जब दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते उस समय आईएनएलडी में ही थे, तो हम ये माने कि बिखराव से पहले आईएनएलडी और जेजेपी या दुष्यंत चौटाला जो है मजबूत स्थिति में थे। उस समय जेजेपी का अस्तित्व नहीं था, लेकिन अब जब इसका अस्तित्व है और कहीं ना कहीं एक तरह से ये कहे कि बीजेपी के गठबंधन के बाद अब वो गठबंधन टूट गया है, तो एक इमेज क्या खराब हुई है? क्या दुष्यंत चौटाला को वही प्यार मिल पाएगा जो इससे पहले मिला है? सबसे बड़ी बात अगर करें तो दुष्यंत चौटाला को जो सबसे ज्यादा नुकसान इस बार उठाना पड़ा है वो गठबंधन है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा, और गठबंधन टूटने के साथ साथ जो उनके 4 से 5 विधायक वो उनके साथ इस मुसीबत की घड़ी में खड़े हुए नजर नहीं आए। अगर उनके साथ सभी वे विधायक 10 के 10 जो विधायक थे वो साथ खड़े हुए नजर आते तो शायद दुष्यंत चौटाला का जो हौसला था वो और ज्यादा बढ़ता। हालांकि हौसला रैली में देखा गया, हौसला बहुत ज्यादा था, वो पूरी दावे कर रहे थे कि वह सीएम बनकर 2024 में वापस ही करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5 विधायक उनके साथ नहीं रहे। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था सभी विधायक जो 4 से 5 थे वो चंडीगढ़ में देखे गए, चंडीगढ़ में रहे और मीडिया में उन्होंने बयान भी जारी किया। लेकिन वो दिल्ली जब दुष्यंत चौटाला की जो उसी दिन मीटिंग थी गठबंधन टूटने के बाद, वो उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं जेजेपी पार्टी को हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब दुष्यंत चौटाला की तरफ से क्या बयान जारी किया जाता है कि सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर क्या जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, या मेन जो हॉट सीट है जिस पर दुष्यंत चौटाला हिसार में अपने दौरे लगातार 5 साल उनके काफी रहे, काफी काम उन्होंने हिसार में किए, हिसार की जनता के बीच में काफी समय उन्होंने निकाला, जबकि सांसद उस समय जो है बीजेपी के थे। लेकिन उन्होंने भी जो पार्टी छोड़ी वो इसी कारण छोड़ी, उन्होंने अपनी इस्तीफे के दौरान यही बात रखी कि जेजेपी के साथ गठबंधन है। लेकिन उनको भी नहीं पता था कि गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जो है वो पार्टी छोड़कर वो भी कांग्रेस में आ जाते हैं। तो आपसी खींचातानी के चलते 5 साल जरूर निकले, लेकिन अब देखना ही होगा कि क्या दुष्यंत चौटाला क्या वाकई वहां से चुनाव लड़ते हैं या उनके परिवार का कोई सदस्य, चाहे वो नैना चौटाला हो या अजय चौटाला हो, या वो चुनाव लड़ते हैं। जी बिल्कुल, इस पर नजर बनी रहेगी लगातार। कमल जी, ये भी समझना होगा क्योंकि आईएनएलडी भी हिसार में पीछे नहीं है, लेकिन अब अगर स्थिति को थोड़ा सा देखा जाए तो लड़खड़ाती हुई आईएनएलडी जो है वो नजर आ रही है। अभय सिंह चौटाला जो है वो कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में है। हिसार से उनकी तरफ से कौन उम्मीदवार के तौर पर उतर सकता है? क्योंकि जब मेरी बातचीत अभी करनाल में चल रही थी तो वहां से यही एक आईएनएलडी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि हम इंतजार कर रहे हैं कि बाकी पार्टियां जो है उम्मीदवार की घोषणा करें, फिर हम एक अपनी तरफ से कैंडिडेट और वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को लेकर के आएंगे। तो हिसार में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आईएनएलडी की तरफ से आप किसको देख रहे हैं? क्योंकि एक परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन रैली भी उनके तरफ से निकल रही है, तो क्या वाकई परिवर्तन होगा हरियाणा में और खासतौर से हिसार के अंदर? कमल मिड्डा जी, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? तो कमल मिड्डा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और हम बता दें कि हिसार की लोकसभा सीट और ये हॉट सीट है जिस पर हम बात कर रहे हैं। अब तक हमने कांग्रेस का वर्चस्व देखा, लेकिन 2004 के बाद से कांग्रेस यहां पर नहीं आ पाई। उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं आईएनएलडी की तरफ से दुष्यंत चौटाला उतरे, जिन्होंने 2014 में अपनी पकड़ बनाई। और इसके बाद अब 2019 की अगर हम बात करें, यानी जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां से विजेंद्र सिंह कांग्रेस में अब चले गए हैं, लेकिन जीत उन्होंने वहां से हासिल की थी और अब कांग्रेस का वो दामन थाम चुके हैं। उनके साथ उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो अब कितनी मुश्किल की घड़ी, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी खासतौर से है, क्योंकि हिसार से आपको बता दें। और चलिए एक बार फिर से हम कमल जी का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। कमल जी, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? प्रश्न दोहराए अपना। जी जी कमल जी, आपसे यही जानने की कोशिश, क्योंकि आईएनएलडी की भी एक अच्छी पकड़ रही, भले ही आज के वक्त में एक लड़खड़ाती हुई पार्टी नजर आ रही है, खड़े होने की कोशिश कर रही है परिवर्तन रैली के जरिए। क्या परिवर्तन दिखेगा हिसार में? उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे कौन? क्योंकि अभय सिंह चौटाला तो कुरुक्षेत्र की तरफ चल दिए। जी बिल्कुल, वाकई अभय सिंह चौटाला का किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी सभी पार्टियों की टिकटें जो है अभी उनकी तरफ से घोषित नहीं की गई थी, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने पहले ही फैसला ले लिया कि वो कुरुक्षेत्र से जाएंगे। हालांकि
वो हो सकता था कि अगर दुष्यंत चौटाला हिसार से लड़ते हैं तो वो सामने खड़े हो सकते थे, यानी कि हिसार से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया वो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने का लिया। लेकिन हिसार से अब उनकी पार्टी की तरफ से कौन होता है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की भी जो लिस्ट जारी होनी है वो अन्य जो लोकसभा सीटें बच गई हैं, चाहे हिसार की बात करें या दूसरी जगहों की बात करें, वो सिर्फ इंतजार वो भी यही कर रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी और कांग्रेस की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हैं। उसके बाद हो सकता है कि किसी मजबूत उम्मीदवार को जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उस उम्मीदवार को वहां से उतारा जा सकता है, किसी मजबूत उम्मीदवार को उतारा जा सकता है, या जो जनता के बीच में से रहा हो या हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी में विधायक रहा हो, पूर्व विधायक हो, उसको जो है उतारा जा सकता है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी पूरे सोचकर जो है कोई ना कोई स्टेप उठाएगी, लेकिन सिर्फ इंतजार इस चीज का है कि कब आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस और जेजेपी पार्टी की तरफ से घोषणा होती है और शायद उसके बाद जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना उम्मीदवार बिल्कुल। बीजेपी पे बहुत जल्दी से हम बीजेपी पे कमल जी बहुत जल्दी से जाना चाहूंगी क्योंकि विजेंद्र सिंह जो है कांग्रेस में चले गए हैं, क्या उनके लिए एक सेटबैक? जी बिल्कुल, अगर ब्रिजेंद्र सिंह की बात करें तो उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कांग्रेस में रहकर मेहनत तो जरूर उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वो बीजेपी में थे। अब लोग किस तरह से उनको जो है लाइक करते हैं, किस तरह से उनको जो है वोट देते हैं, वो हालांकि समय बता पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और हिसार की हॉट सीट पे बात यहाँ पर करने के लिए, और तमाम जो डेटा के जरिए हमने अपने दर्शकों को ये दिखाया कि किस तरह से हिसार जो है आज के वक्त में एक हॉट सीट के तौर पर तैयार है। देखना यह है कि बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस की तरफ से यहाँ से कौन उम्मीदवारी अपनी पेश करता है। फिलहाल के लिए दंगल 2024 हॉट सीट में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमएच न्यूज के साथ।